बच्चों नमस्ते। आज हम 8वीं कक्षा के एक पाठ देखेंगे जिसमें छुट्टी पत्र के बारे में बताया गया है। तो आप छुट्टी पत्र किस तरह लिखना है, क्यों लिखना है, तो ये इस पाठ में बताया गया है। ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। ಇದು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಠ। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ हेड मास्टर अथवा हेड मिस्ट्रेस यार इर्तारो ಅವರಿಗೆ ನೀವು लीव लेटर ना बरीतीरा। तो इसे हिंदी में छुट्टी पत्र कहते हैं। छुट्टी मतलब लीव। सो लीव लेटर को हिंदी में छुट्टी पत्र कहते हैं। तो किसी भी कारण से चाहे आप बीमार पड़ सकते हैं या कहीं बाहर जाना पड़ता है या कोई पूजा पाठ की वजह से आप स्कूल में नहीं आ सकते हैं, तो उस समय तो आप अपने प्रधानाध्यापिका या प्रधानाध्यापक से पहले ही तो अनुमति लेनी चाहिए। तो उस समय आप ऑफिशियली तो उनको एक पत्र लिखना पड़ता है जिसे हम छुट्टी पत्र कहते हैं या लीव लेटर कहते हैं। देखेंगे लीव लेटर में क्या क्या होते हैं, कैसे इसे लिखना है। देखिए लीव लेटर ऑफिशियल लेटर माना जाता है इसे, तो इसलिए इसे लिखते वक्त बहुत सावधानी से लिखना चाहिए और गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसे रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है, तो इसलिए आप इसे लिखते समय बहुत कुछ अंशों पर ध्यान देना पड़ता है। चलिए आज की क्लास में मैं बता देता हूँ ऐसे कौन कौन से अंश है छुट्टी पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखिए तो एक छुट्टी पत्र में सामान्यतः इतने सारे अंश होते हैं। क्या है, सबसे पहले होते हैं प्रेषक, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम, और इसके बाद तो इसके राइट साइड में लिखा जाता है दिनांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब होना चाहिए। और नेक्स्ट इसके बाद सेवा में मतलब टू एड्रेस, आप किसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखना पड़ता है। और नेक्स्ट इसके बाद संबोधन एड्रेसिंग, अगर हम प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं या कोई हायर ऑफिसर्स को लिख रहे हैं तो उस समय हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अंग्रेजी में लीव लेटर में लिखते हैं ना, डियर सर और मैडम, रेस्पेक्टेड सर और मैडम। इसी तरह हिंदी में तो आदरणीय महोदय या महोदया, इस तरह लिख सकते हैं एड्रेसिंग करना। और इसके बाद विषय लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर इसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके बाद पत्र का कलेवर, बॉडी ऑफ द लेटर, बहुत मुख्य भाग पत्र का ये होता है। और इसके बाद अंत में तो आप धन्यवाद देना है। और इसके बाद राइट साइड में, नीचे राइट साइड में हस्ताक्षर, और इस तरफ लेफ्ट साइड में पेरेंट्स के सिग्नेचर, अभिभावक के हस्ताक्षर। अभिभावक का अर्थ है पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हो या आपके गार्डियन हो, तो इसे अभिभावक कहते हैं। कन्नड़ में जब पोषकरू, तो दूसरा पोषक नहीं लिखना चाहिए, तो आपको लिखना है अभिभावक, इनके हस्ताक्षर। तो ये एक पत्र में तो इतने सारे अंश होना बहुत अनिवार्य है। इष्टु अंशಗಳು ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ रजा अर्जी छुट्टी पत्र बन सकता है। अब देखेंगे इतना तो आप जानना चाहिए, आप इसे चाहे तो मेमोराइज कर लीजिए या आपके दिमाग में जैसे आपके आसान हो वैसे रख लीजिए, लेकिन इतने सारे अंश तो होना चाहिए। और इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में होना है। तो ये तो आप सीख लिया क्या क्या है एक पत्र में, लेकिन इन्हें कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ क्या लिखना है, ये भी लिखना सेकंड टाइप का होता है। देखिए इस तरफ मैंने उसे बता दिया है, इसे कहते हैं पत्र का प्रारूप कहते हैं, मॉडल। एक पत्र किस तरह होना चाहिए तो इसका मॉडल मैंने दिया गया है यहाँ पर। देखिए अगर आप एक शीट ले लेते हैं, देखिए आप अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को आप जब पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो आप इस अंश को भी ध्यान में रखना है, जो कागज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि एक पेज में एक पन्ना फाड़ दो, एक ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ನರ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀ ಹಿಂದಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ನೋಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶೀಟನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು। ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೂಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು। ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಡಚಬೇಕು। ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಡಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರನ್ನು ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। और फिर बाद में
आपको मिलता है। देखिए अगर ये पत्र है, देखिए इस तरह, तो आप फर्स्ट जो इतना जो ये 1 इंच की जो जगह है तो उसे आप फोल्ड करके रखना है। और रखने के बाद देखिए इसमें दो उपयोग होते हैं, ಎರಡು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗ್ತವೆ। ಏನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾರ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಎರಡನೇದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಗೆರೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೇರವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ। तो इसीलिए तो आप इतने अंशों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद आप इतना तो जान गए हैं कि एक पत्र में, समाचार पत्र में, एक लीव लेटर में, छुट्टी पत्र में क्या क्या अंश हो सकते हैं। और इसे सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए तो ऊपर लिखना है छुट्टी पत्र, लीव लेटर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद तो आपको पत्र के लेफ्ट साइड टॉप आपको लिखना है प्रेषक, ऐसे लिखना है प्रेषक। इसे आप इंग्लिश में फ्रॉम, जो स्टूडेंट छुट्टी मांग रहे हैं तो उनका पता होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस मतलब आपका घर का पता नहीं चाहिए, तो आपको स्कूल के एड्रेस लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल सम XXX आपका नाम लिख लीजिए, और इसके बाद आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 8वीं कक्षा, और अगर विभाग है तो विभाग लिखिए। फिर इसके बाद आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम और शहर का नाम, इतना तो लिखना चाहिए, ये आपका एड्रेस हो जाए। और फिर इसके बाद इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप प्रेषक यहाँ पर लिखते हैं, इसके सीधे राइट साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिनांक लिखना है जिस दिन आप छुट्टी पत्र दे रहे हैं। देखिए अब पहले अगर हमें छुट्टी चाहिए तो 2-3 दिन पहले ही हमें छुट्टी पत्र देकर परमिशन लेना पड़ता है, तो इसलिए आप दिनांक लिखते वक्त तो उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रेषक के बाद फ्रॉम, इसके बाद आपको लिखना है सेवा में। सेवा में मतलब इंग्लिश में से टू एड्रेस। आपको छुट्टी देने वाले कौन हैं, चाहे वो कक्षा के अध्यापक हो सकते हैं या प्रधानाध्यापक होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में जैसे दिया जाता है प्रधानाध्यापक के नाम पर छुट्टी पत्र लिखिए, तो आप प्रधानाध्यापक के नाम पर ही लिखना है। ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಯಾರು ನಿಮಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು। ಸೇವಾ ಮೇ प्रधानाध्यापक, फिर उसका पता एड्रेस क्या है, स्कूल का एड्रेस ही लिखना पड़ता है। ऊपर जो लिखे हैं तो वही आपको लिखना है। उनके लिए क्लास नहीं होते हैं, आपके लिए क्लास 8वीं कक्षा ये विभाग होते हैं। प्रधानाध्यापक के लिए कोई कक्षा क्लास सेक्शन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ स्कूल का नाम और शहर का नाम लिखना है। ये हो गया। और फिर इसके बाद उनको एड्रेसिंग करना है, मतलब उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो इसलिए हम जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर और मैडम अथवा मैडम, देखिए इसे हिंदी में कहते हैं आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय। तो हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। आप प्रधानाध्यापक हेडमास्टर को अगर आप लिख रहे हैं तो महोदय लिख सकते हैं, अगर आप हेडमिस्ट्रेस को लिख रहे हैं तो महोदया लिखना पड़ता है, फीमेल वर्षन के महोदय पुल्लिंग शब्द, महोदया स्त्रीलिंग शब्द। तो अगर आप प्रधानाध्यापिका को लिख रहे हैं तो महोदया लिखना है, अगर प्रधानाध्यापक को लिखते हैं महोदय लिखना है। इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आदरणीय महोदय। फिर इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा जगह छोड़कर आपको विषय लिखना है। देखिए जो पत्र में इतना तो सब बाकी विवरण बाद में दे सकते हैं, लेकिन ಈ ಪತ್ರ का ಸಾರಾಂಶ क्या है, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಕೋರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು। 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರೀರಿ ಸರ್, 3 ದಿನ ರಜೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಅಷ್ಟೇ। ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ಬರೀಬಹುದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಚುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೇತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ವಿಷಯಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು नेक्स्ट इसके बाद पत्र का बहुमुख्य अंग माना जाता है पत्र का कलेवर इसे हम कहते हैं देखिए बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें तो आप विवरण देते हैं आप छुट्टी मांग रहे हैं क्यों मांग रहे हैं कितने दिन छुट्टी मांग रहे हैं तो इसका विवरण यहाँ पर देना पड़ता है तो अगर आपको पत्र लिखने के लिए जो प्रश्न पूछते हैं उस समय ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी कारण देते हुए 3-4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाध्यापक को एक छुट्टी पत्र लिखिए इस तरह अगर प्रश्न है तो किसी भी कारण देते हुए ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮದುವೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ 3 ದಿನ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿ ಮದುವೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ मेरी तबीयत ठीक नहीं है या माँ की तबीयत ठीक नहीं है उनकी मदद करनी चाहिए या पिताजी के काम में कुछ मदद करना चाहिए इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ तो इस तरह एक जिनन रीज़न लेकर आपको एक सही कारण देते हुए तो यहाँ पर लिखना है और छुट्टी आपको कितने दिन चाहिए 3 दिन 4 दिन 2 दिन इस तरह लिखिए और डेट कहाँ से कहाँ तक उसे लिखना है लिखकर प्रधानाध्यापक से आप परमिशन लेना है ये पत्र का विवरण है इसे बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं इसे पत्र का कलेवर बहुमुख्य भाग है और इसके बाद आपको अंत में लिखना है तो थैंक यू आप लिखते हैं यहाँ पर इसे हिंदी में धन्यवाद लिखना है फिर इसके बाद आप अंत में आ जाते हैं अभिभावक के हस्ताक्षर इसमें पत्र के नीचे लेफ्ट साइड में अभिभावक के हस्ताक्षर क्योंकि आप परमिशन तो ले रहे हैं छुट्टी के लिए आपके पेरेंट्स को भी इसे जानना चाहिए बिना बताए पेरेंट्स को अगर आप छुट्टी लेते हैं तो ये सही नहीं है इसलिए ये बात आप जो छुट्टी मांग रहे हैं पेरेंट्स को भी जानना चाहिए तो इसलिए पेरेंट्स यहाँ पर सिग्नेचर करना चाहिए और फिर इसके बाद इस तरह राइट साइड में लिखना है आपकी छात्रा अथवा आपकी आज्ञाकारी छात्रा आपके विधेयी छात्रा इस तरह आप लिखकर छात्र पुल्लिंग शब्द छात्रा स्त्रीलिंग शब्द जो चाहिए आप लिख सकते हैं तो इसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए हस्ताक्षर का अर्थ है सिग्नेचर तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना चाहिए देखिए बच्चे ये पत्र का प्रारूप एक मॉडल लेटर है ये तो इसे देखने से आपको पता चलता है कि तो इन अंशों को कहाँ कहाँ रखना है तो इस तरह आप बहुत ध्यान से इसे देखिए तो इसका एक प्रारूप तैयार करके आप रखिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा तो हर पत्र में यही आते हैं प्रेषक यहीं पर सेवा में यहीं पर आदरणीय महोदय यहीं पर जैसा है वैसा ही लिखना चाहिए और सिर्फ बदल जाते हैं एड्रेस बदल जाता है क्या क्या नाम लिखना है वो है और इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर अगर आपको प्रश्न में ये भी दिया जाता है तबीयत बिगड़ने के कारण 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए आगे ಏನಾದರೂ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು अथवा अज्जिಯನ್ನು ನೋಡಲು दादी को देखने के लिए गांव जा रहे हैं इसलिए 3 दिन की छुट्टी मांगी ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ और इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में तो एक पत्र दिया गया है वहाँ पर एक लड़की सुधा जो 8वीं कक्षा में पढ़ रही है वह उसके कक्षा अध्यापक के लिए एक लीव लेटर 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए एक छुट्टी पत्र लिखती है तो उसका सारांश भी यहाँ पर दिया गया है उसके भाई के शादी में भाग लेने के लिए वह मैसूर बेंगलोर जा रही है तो इसलिए वह छुट्टी मांगती है तो वो छुट्टी पत्र आपके 8वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसे आप ध्यान से देखिए और तो इसको आप देखिए और इसके बाद उस पत्र को पढ़िए फिर इसके बाद आप एक छुट्टी पत्र लिखिए जो भी एक कारण देते हुए अपने प्रधानाध्यापिका को देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं प्रधानाध्यापिका
लेडी, तो इसलिए आपको महोदया लिखना है, तो ध्यान में रखिए। और तो इस तरह एक छुट्टी पत्र लिखिए। तीसरी बात है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में भी एक लेटर राइटिंग आपके लिए रहेगा, वो भी 5 मार्क्स के लिए। अगर आप इसे अभी से इसे सही लिखना अगर आप जान लेते हैं, बिना कोई गलती प्रैक्टिस कीजिए, बिना कोई गलती अगर इस पत्र को लिखते हैं, परीक्षा में 5 अंक दिए जाते हैं 10वीं कक्षा में, तो इसके लिए 5 अंक के प्रश्न हैं। अभी से आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, हर टेस्ट में, हर एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा छुट्टी पत्र, तो इसलिए आप उसे ध्यान से देखिए, देखकर तो इसे लिखना सीख लीजिए। अगले क्लास में और एक नया पाठ लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।